Good morning, students. Today we are going to start the revision series solution. ये अपना डे 11 का है. टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. चलो बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. थ्री पार्टिकल्स हैव स्पीड्स 2u, 10u एंड 11u. पहला जो क्वेश्चन है, which of this following statements are correct? ओके, RMS स्पीड एंड मीन स्पीड. मीन मतलब एवरेज स्पीड. तो ये दोनों का कंपैरिजन दिख रहा है, मीन स्पीड आरएमएस. ओके, तो देखो आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे. एवरेज स्पीड के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3, ये देखो राइट साइड में मैंने करके रखा है, इक्वल्स टू ये कितना आ गया 7.6u. और आरएमएस स्पीड कैसे निकालते हो, तो रूट करते हो, रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर बाई 3. तो इस तरीके से ये कितना आ गया 8.6u. क्लियर है ना. ये दोनों को मैंने रिवीजन में भी बता रखा है. अब देखो यहाँ पर आरएमएस स्पीड है 8.6u और एवरेज स्पीड है 7.6u. तो ऑब्वियसली आरएमएस स्पीड ज़्यादा हुआ ना, तो आरएमएस स्पीड एक्सीड्स मीन स्पीड बाय अबाउट u. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. चलो सेकंड पे आते हैं. फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी एवरेज कैन नॉट बी जीरो. तो देखो कौन सा वाला जीरो नहीं हो सकता है, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो ही सकता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. इनफैक्ट जितने भी पावर ऑड वाले हैं वो सब जीरो हो सकता है, क्योंकि ऑड वाला प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना. तो ये पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और चौथा भी जीरो हो सकता है. लेकिन इवन पावर वाला कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेगेटिव वेलोसिटी का भी अगर वो पावर बनेगा तो वो पॉजिटिव ही बना देगा. ठीक है, इसलिए V4 कभी जीरो नहीं हो सकता. चलो तीसरे पे चलते हैं. अ सिलेंडर हैज़ 200 लीटर कैपेसिटी containing H2. Total translational kinetic energy of molecules is this. Pressure. तो देखो ये रिलेशन हम लोगों को पता है, PV इक्वल्स टू 2E/3, जिसमें ये जो E है, दिस E इज व्हाट टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर है. वो प्रेशर पूछ रहा है यानी P पूछ रहा है, वॉल्यूम उसने दे रखा है 200 लीटर. तो 1 लीटर वी ऑल नो कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना. सो ये 200 लीटर है, सो 200 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. और इधर 2/3 इंटू ई के जगह पर देखो ये दिया हुआ है ऐसा यूनिट में, सीधा सीधा रखा, पी का वैल्यू निकल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. फॉर अ डायटॉमिक गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. यूनिट चेंज इन टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री का चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एच U1 एंड U2. लेकिन वो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बात कर रहा है. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो एक स्टेट फंक्शन है, ये तो प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है. तो चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पे बात करे, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल हैव द सेम रिलेशन एन CV डेल्टा T. समझ में आ रहा है. तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो कांस्टेंट प्रेशर पर है या कांस्टेंट वॉल्यूम पर है. ये फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि व्हाट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर and which kind of gas it is. So change in temperature is 1 and gas is diatomic, that's all. So delta U in both the process will remain same. So ratio will remain 1:1. Next पे question number 5 पे. In a process 500 calories of heat is given to the system. अगर 500 कैलोरी हीट को तुमने ऐड किया है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. समझ आ रहा है, क्योंकि वो एनर्जी को बढ़ाता है. हाँ यहाँ कैलोरी में है एंड द सेम टाइम 100 जूल ऑफ वर्क इज ऑल्सो डन. तो 100 जूल ऑफ वर्क को अगर हम लोगों ने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है तो मतलब ये कॉम्प्रेशन हो गया. तो इसमें जो वर्क है इसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन. समझ में बात है. तो Q इज पॉजिटिव, W इज नेगेटिव. हम लोग क्या लिखते हैं, तो Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U. हैंस डेल्टा U इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q माइनस W. सो दैट इज वॉट वी हैव रिटन, डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W. Q को हमने जूल में लिखा है क्योंकि W भी हमारा जूल में था, सीधा सीधा सॉल्व कर दिया. यहाँ हमारा 4.2 हमने यूज़ किया, 4.19 होता है, इसलिए यहाँ हमारा अपना आंसर 2200 आ रहा है, जबकि करेक्ट आंसर है 2193. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 6 पे 1 kg ऑफ गैस डस 20 किलो जूल ऑफ वर्क. इट डस दिस मच ऑफ वर्क. तो इसका मतलब हो गया कि वर्क डन इज पॉजिटिव. ठीक है. एंड रिसीव्स 16 किलो जूल ऑफ हीट. तो हीट भी रिसीव ही कर रहा है वो, तो इसका मतलब वो भी पॉजिटिव हो गया. तो हीट इज एडेड टू द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव. वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसीलिए ये भी पॉजिटिव. ठीक है. एट द सेम टाइम
व्हेन इट एक्सपेंड्स बिटवीन टू स्टेट्स, कोई भी दो स्टेट के बीच में. A second kind of expansion can be found between the same initial and final state. तो सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट होने का मतलब हो गया कि डेल्टा यू सेम होगा. तो डेल्टा यू का जो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं क्यू माइनस डब्ल्यू. तो इन बोथ द प्रोसेस डेल यू इज सेम, दैट मीन्स क्यू माइनस डब्ल्यू वैल्यू इज ऑल्सो सेम. यस, ये करेक्ट है. सो इन विच इट रिक्वायर्स अ हीट इनपुट ऑफ 9 किलो जूल, यानी Q2 दिया हुआ है, हमें W2 चाहिए, वर्क डन बाय द गैस. तो del U1 इक्वल्स टू del U2, सो Q1 माइनस W1, Q2 माइनस W2, सो वी जस्ट सॉल्व इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. फॉर अ गैस CV इक्वल्स टू 4.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल गैस इन हीटिंग फ्रॉम 340 टू 342, मतलब चेंज हुआ है 2 केल्विन का. चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना का है? 2 केल्विन का. ठीक है. तो डेल यू का तो सिंपल सा इक्वेशन होता है NCV डेल्टा टी. एन उसने दे रखा है 2 मोल, CV दे रखा है, और डेल्टा टी की जगह पर वी कैन राइट 2. सो डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. इन द फॉलोइंग फिगर 4 कर्व्स ABCD आर शोन इन द कर्व. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस वो कह रहा है कि कौन सा वाला कर्व किसको इंडिकेट करेगा. तो हमें पता है कि अगर हम लोगों ने PV पे कर्व को कंपेयर किया तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में से जो आइसोथर्मल होता है वो लेस स्टीप होता है, और जो एडियाबेटिक होता है वो ज़्यादा स्टीप होता है. तो हमेशा नीचे वाला स्टीपर कर्व जो होगा वो एडियाबेटिक होगा. जैसे ए क्या है? आइसोथर्मल है. और बी क्या है? एडियाबेटिक है. सी क्या है? आइसोथर्मल है. डी क्या है? एडियाबेटिक है. ये एक्सपेंशन में है. अगर यहीं पर मान लो कॉम्प्रेशन का बात करें तो कॉम्प्रेशन में उल्टा होता है. तो कॉम्प्रेशन में ये देखो, ये वाला ज़्यादा स्टीप है, तो ये एडियाबेटिक हो जाएगा और ये आइसोथर्मल हो जाएगा. सिर्फ स्टीपर कर्व को हमें एडियाबेटिक का नाम देना है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में देखो सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? आइसोथर्मल फॉर A एंड C. देखो A एंड C के लिए आइसोथर्मल, वाइल एडियाबेटिक फॉर B एंड D. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. 300 calories of heat is supplied to raise the temperature of 50 gram air from 20 to 30 without any change in its volume. तो अगर वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे में वर्क कितना हो जाएगा? तो 0. ठीक है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया. तो ऐसे प्रोसेस में अपना फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा? Q इक्वल्स टू W प्लस डेल यू. सो W 0 हो गया तो Q इक्वल्स टू डेल यू. समझ में आ रहा है? सो अब वो Q दे रखा है 300 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड. तो 300 कैलोरी अगर उसने ऐड किया है तो Q के जगह पे प्लस 300 हो गया. सो इसका मतलब डेल यू इज प्लस 300. अब डेल यू इज प्लस 300 एंड इट इज सप्लाई फॉर हाउ मच ऑफ एयर? 50 ग्राम एयर. तो वो पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम. तो ये जो 300 कैलोरीज है इट इज़ यूज्ड इन 50 ग्राम. सो इन 1 ग्राम 300/50, सो 6 कैलोरी. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग कैल्विन प्लैंक या नहीं तो क्लॉसियस के स्टेटमेंट के टर्म्स में समझते हैं, है ना. तो कैल्विन प्लैंक इज रिलेटेड टू हीट इंजन, जिसमें वो कहता है कि हीट जो है कंप्लीट हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता. कंप्लीट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. और क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है जो रेफ्रिजरेटिंग इंजन के लिए है, दैट हीट जो है हीट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ऑफ इट्स ओन. अपने आप नहीं जा सकता है. यही तो है. तो अब इसी दो में से मैच करवा लो. तो पहला ऑप्शन कह रहा है हीट एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क. यस, यही स्टेटमेंट है कैल्विन प्लैंक का. ठीक है. वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्ट ऐसा नहीं बोलता वो. वर्क तो हो सकता है कन्वर्ट. तो ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट, बट ये अपना सेकेंड लॉ नहीं है. ठीक है. फॉर ऑल साइक्लिक प्रोसेस वी हैव dQ/T इक्वल्स टू 0. ओके, चलो तो ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 11. A hot metallic sphere of radius r radiates heat. Its rate of cooling. Rate of cooling को हम लोगों ने क्लास में कितने बार भी लिखा होगा? तो मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 टाइम्स मैंने आपसे लिखवाया है ना. तो रेट ऑफ कूलिंग इक्वल्स टू माइनस dt/dt विच इज 1/ms dQ/dt. करेक्ट है. अब ये स्फेयर का बात कर रहा है, तो हॉट मेटेलिक स्फेयर. तो स्फेयर के लिए मास को लिख लो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. एस की जगह एस छोड़ दो, और ये dQ/dt के जगह पर सिग्मा, वो dQ/dt क्या रेडिएशन है ना, तो
तो डी क्यू बाई डी टी की जगह पर क्या, डी क्यू बाई डी टी की जगह पर लिखेंगे हम लोग सिग्मा ए टी रेस्ट पर 4। तो यहाँ पर ए जो है स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ 4 पाई r² वो रख दिया, ऊपर में r² है, नीचे में r³ है। ओके, तो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो 12 पे आते हैं। एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी वाया 3 डिफरेंट प्रोसेसेस एज इंडिकेटेड इन द पीवी डायग्राम। ओके, स्टेट ए से स्टेट बी तक जा रहा है, तो हर एक में डेल्टा यू तो सेम होगा, डेल्टा u1 इक्वल्स टू डेल्टा u2 इक्वल्स टू डेल्टा u3। तो इसका मतलब q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा u जो लिखते हैं, तो अगर डेल्टा u हर एक में सेम है तो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया w विच विल डिसाइड q। तो W सबसे ज़्यादा किस में है बताओ, तो किसके नीचे का एरिया, ये ऐसे नीचे का एरिया देखते हैं ना, तो कौन से वाले प्रोसेस के नीचे का एरिया सबसे बड़ा है, तो 1। तो W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3। तो इस हिसाब से जिसमें W ज़्यादा होगा उसमें Q भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3 एंड इंटरनल एनर्जी का चेंज तो सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आ जाओ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी। एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, ए से बी की तरफ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ए से बी की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ एरो को देखो ध्यान से, नहीं हो सकता। यहाँ पर बाकी सी को काट दो तो ए बी डी में तीनों हो सकता है। इट फर्स्टली अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन पीवी ग्राफ में कैसा होगा, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये नहीं हो सकता, तो ये अब हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ये एक्सपेंशन जो है वो हाइपरबोलिक है। इसके बाद V to 3V एंड देन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3V to V एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये कांस्टेंट प्रेशर नहीं है पीवी में, तो ये नहीं होगा, तो अल्टीमेट आंसर इज दिस वन। 14 पे आ जाओ। The following are the PV diagram for cyclic process for a gas in which of this process heat is released by the gas। heat को रिलीज होने के लिए Q को निगेटिव साइन में होना पड़ेगा, Q मस्ट बी निगेटिव। तो साइक्लिक प्रोसेस में Q और W बराबर होते हैं क्योंकि डेल U 0 होता है। तो हीट इज रिलीज्ड मीन्स साइन ऑफ Q इज नेगेटिव, साइन ऑफ W इज ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि Q और W को बराबर होना है। तो कौन से वाले प्रोसेस में W नेगेटिव होता है बताओ, क्लॉकवाइज साइकिल या काउंटर क्लॉकवाइज साइकिल, तो ऑब्वियसली काउंटर क्लॉकवाइज, तो वो एक में ही है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला साइकिल शुड बी काउंटर क्लॉकवाइज। चलो 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे, एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स isothermally from a volume V1 to V2 and then compressed to original volume V1 adiabatically. Initial pressure is P1 and final pressure is P3. The total work done is W. Then अब देखो पहले उसने कैसे एक्सपैंड किया आइसोथर्मली, तो यहाँ से उसने एक्सपैंड किया है आइसोथर्मली, इसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। फिर उसने जो कॉम्प्रेस किया है वो एडियाबेटिकली, तो कॉम्प्रेशन में ये एडियाबेटिक कर्व तो ज़्यादा स्टीप होता है, इसलिए इसके ऊपर से गया। तो फाइनल प्रेशर अगर P3 है, इनिशियल प्रेशर अगर P1 है, तो P3 और P1 में से बड़ा कौन हुआ, तो ऑब्वियसली P3 इज ग्रेटर। एंड जब ये एक्सपैंड हो रहा था उस वक्त के लिए अगर आप देखो तो एरिया ये है, और जब ये कॉम्प्रेस हो रहा है उस वक्त के लिए अगर एरिया देखो तो ये वाला एरिया बड़ा वाला, तो ज़्यादा एरिया तो कॉम्प्रेशन के टाइम पर हुआ है, इसीलिए नेट वर्क डन इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A gas mixture contains 1 gram H2 and 1 gram helium. If temperature of gas mixture is increased from 0 degree to 100 degree at isobaric process, then find given heat of gas mixture. Okay, तो अब अगर हम लोग बात करें कि 1 ग्राम H2 मतलब कितने मोल्स हो गए, तो H2 का मोलर मास हुआ 2, सो 1/2। दूसरा 1 ग्राम हीलियम, तो उसका हो गया 1/4, मोलर मास 4 है, ठीक है। अब उसने जो हीट किया है आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट किया है, तो यानी कि हीट का डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। तो यहाँ दो गैस है तो दोनों गैस के लिए अलग अलग हमने इसको यूज कर दिया। तो पहला गैस है H2, इसीलिए Cp के जगह पर है 7R/2,
ठीक है। और दूसरा गैस है हीलियम, हीलियम मोनो एटॉमिक है, इसीलिए इसका Cp हो गया 5r/2। ठीक है, डेल्टा टी दोनों में 100 है, सो सीधा रखा और सॉल्व कर दिया, नहीं ना। चलो इसका 17 पे आ जाओ। द मोलर हीट कैपेसिटी इन अ प्रोसेस ऑफ अ डायटोमिक गैस इफ इट डस अ वर्क ऑफ Q/4 व्हेन हीट Q इज सप्लाइड। तो देखो हीट को तुम इक्वेशन लिख सकते हो Q इक्वल्स टू NC डेल्टा टी, किसी भी प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं हम लोग। हीट का जनरल एक्सप्रेशन Q इक्वल्स टू NC डेल्टा टी लिखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब उसमें से इसने वर्क किया है Q/4, तो वर्क किया है Q/4, तो दिस इज इट्स वर्क इक्वल्स टू Q/4। तो अब अगर मैं डेल्टा U निकाल दूं तो इट इज़ Q माइनस डब्ल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, तो Q माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पर है Q/4, सो Q माइनस Q/4, तो ये बन गया 3Q/4। अब डेल यू निकल गया। अब डेल यू को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं किससे, NCV डेल्टा टी से, फॉर ऑल द प्रोसेसेस। तो अब ये एक तरीके से हो गया NCV डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या बन गया तुम्हारा, बोलो 3Q/4, और NC डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या बन गया बोलो, इक्वेशन 1 में Q। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, तो NC डेल्टा टी बाई NCV डेल्टा टी इक्वल्स टू Q/3Q/4। इस यहाँ से C/CV निकल गया, और CV ये किस तरह का गैस है, तो डायटोमिक, इसलिए CV की जगह पर हम लोग रख सकते हैं कितना बोलो, डायटोमिक के लिए 5r/2, तो इसके जगह पर 5r/2 रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो C निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18, रेफर टू द प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम शोइंग द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ आइस। ओके, आइस से हम लोगों को चेंज करना है, तो ये तो हीटिंग कर्व है, स्टेट ए से स्टार्ट करना है। अब देखो A से B तक ये तो सीधा सीधा हमें क्या इंडिकेट कर दिया, फेस चेंज। पॉइंट ए पर क्या है ये, तो प्योर आइस है। पॉइंट ए पर क्या है, ये प्योर आइस है। अब पॉइंट बी पर ये क्या बन चुका है, वाटर। ठीक है, बी से सी तक के हर पॉइंट पर ये क्या है, वाटर। पॉइंट सी पर भी क्या है, ये वाटर। डी पर ये क्या बन चुका है, वेपर। ई तक भी हर पॉइंट पर क्या है, वेपर। ठीक है, अब इसमें से जो ए बी वाला प्रोसेस है, मैं इस ए बी वाले प्रोसेस पर बात करूं, तो ए बी में क्या हो रहा है, फेस चेंज। तो आइस से जो है कन्वर्ट हो रहा है वो वाटर में, तो इस बीच में आइस और वाटर दोनों ही हैं प्रेजेंट, दोनों एक दूसरे के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब देयर टेम्परेचर्स आर सेम। वैसे ही सी डी वाला रीजन को भी अगर सोचूं तो उसमें वाटर और वेपर है, और वो 100 डिग्री पर है, और वो दोनों भी क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है। तो अपने ऑप्शंस को अगर पढ़ो तो पहला ऑप्शन में कह रहा है द रीजन ए बी रिप्रेजेंट्स आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, करेक्ट है। एट बी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, पॉइंट बी पर बॉइलिंग स्टार्ट तो हुआ ही नहीं है, बॉइलिंग स्टार्ट होता है पॉइंट सी पर। एट सी ऑल द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, सी पर तो बॉइलिंग स्टार्ट हुआ है, किस पॉइंट पर वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, तो पॉइंट डी पर, इसलिए सी भी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है। डी ई रिप्रेजेंट्स, तो ये तो वेपर का है, वाटर एंड स्टीम नहीं, ये भी गलत हो गया, इसलिए इसका सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। Question number 19. An iron nail of 100 gram is hit by 1.5 kg hammer striking at a velocity of 60. What will be the rise in the temperature of the nail if 1/4 of energy of the hammer goes on hitting the nail? इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ आयरन को यहाँ पर रॉन्गली लिख दिया है, मिस्टेक हो गया, यहाँ 4.2 की जगह पर है 0.42। आप लोग जो है अब जो क्वेश्चन में हो गया उसके लिए तो नहीं कुछ कर सकते, आप लोग अभी सॉल्यूशन से इसको आप करेक्ट कर लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक तरीके से अपने लिए बोनस मान करके चलो। ठीक है, तो 0.42 दिया हुआ है। अब उसने बोल रहा है कि आयरन नेल को हमने हैमर से हिट किया है। ठीक है, तो हैमर का मास हो गया 1.5 kg और स्पीड दिया हुआ है, तो क्या हैमर का काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ देखो राइट साइड में 12 mv², ये हैमर के लिए है, ये हैमर के लिए। ठीक है, अब इसके काइनेटिक एनर्जी का 1/4, इसके काइनेटिक एनर्जी का 1/4 वो किसको मिल रहा है, तो आयरन नेल के लिए है, तो ये जो है वो आयरन नेल के लिए है। अब आयरन नेल का टेम्परेचर बढ़ गया, इसीलिए आयरन नेल का मास S और डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली 1/4 हाफ m लिख दिया हैमर का 60², इधर पे हो गया। यहाँ पर देखो मास को मैंने 100 ग्राम में ही छोड़ दिया, क्योंकि इसका S जो है वो जूल पर ग्राम है,
तो ये भी पर ग्राम में है और ये ग्राम में, तो यूनिट को मैनेज कर लेगा, इसलिए हमने परेशानी नहीं लिया। इनटू डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी आपका निकल गया 16.07। ठीक है, चलो। अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री, इज प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। तो लार्ज आइस ब्लॉक है, दैट मीन्स सारा आइस तो मेल्ट होगा नहीं, तो अपना कॉपर ब्लॉक का फाइनल टेम्परेचर को जीरो पे आना पड़ेगा। तो ये जो है, ये जो राइट साइड में हमने लिखा है, ये वाला टर्म, ये हमने लिखा है कॉपर के लिए, कॉपर ब्लॉक के लिए, कि कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एम एस डेल्टा टी। ठीक है, और ये वाला जो साइड लिखा है, ये हमने लिखा है आइस के लिए, तो आइस मेल्ट हो रहा है सिंपली, इसलिए एम एल। तो कॉपर ब्लॉक ने जितना एनर्जी रिलीज किया उतना एनर्जी आइस ने गेन किया, तो एम इंटू एल, एल का वैल्यू दिया हुआ है, इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, सो वी कैन फाइंड एम। डन है। चलो 21 पे आ जाते हैं। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आप समझो तो हीट ट्रांसफ़र होता नहीं है, क्यों रहता है जीरो। इसमें एक्सपेंशन में वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ प्रेशर घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा, समझ में आया? तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज फॉर श्योर है व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ए इज करेक्ट। अब ऐसा होता क्या है, तो फर्स्ट लॉ से सोचो, तो फर्स्ट लॉ से जब Q जीरो हो जाएगा तो Q जीरो इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड रीजन में ये बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क, मतलब यहाँ पर से देखो W इक्वल्स टू क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा U, मतलब इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुआ, ये माइनस मतलब डिक्रीज हुआ, वही इंटरनल एनर्जी जो डिक्रीज हुआ वही किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में। दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी जो डिक्रीज हो रहा है वर्क डन करने में, इसीलिए उसका टेम्परेचर घट रहा है। तो डेफिनेटली द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए इट्स ए इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब is divided into two equal compartments by a partition. One of this compartment contains an ideal gas at 300, the other compartment is vacuum. जैसे दूसरा कंपार्टमेंट वैक्यूम हो गया, मतलब अब ये जो है फ्री एक्सपेंशन की तरफ इशारा कर रहा है। The whole system is thermally isolated from surrounding. The partition is removed and the gas expands to occupy the whole volume. तो ये जब पार्टीशन को हटाएंगे और गैस पूरा एक्सपेंड होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। जब भी वैक्यूम एक्सपेंड होता है तो उसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होता, जीरो होता है। सो डेल्टा टी यानी टी कांस्टेंट रहता है, इसलिए टेम्परेचर जो पहले था वही रह गया। ठीक है, चलो। फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो फ्री एक्सपेंशन में ना वो क्यू होगा, ना वर्क होगा, ना इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, समझ में? तो ये सब का सब ये करेक्ट है। ठीक है, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो 24 को देखो, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, यानी Cp बाई CV, Cp बाई CV का वैल्यू दिया हुआ है गामा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मास ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो डेल यू पूछ रहा है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आपको ये डायरेक्ट क्लास में करवाया हुआ है कि डेल यू बाई क्यू इक्वल्स टू 1 बाई गामा, याद करेंगे आप लोग। W बाई क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई गामा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गामा माइनस 1 बाई गामा। और डेल यू बाई डब्ल्यू, अगर इन दोनों का रेशियो ले लूँ, डेल यू बाई डब्ल्यू, तो डेल यू बाई डब्ल्यू यहाँ पे बन जाएगा, दोनों का रेशियो लो तो ये बन जाएगा 1 बाई गामा माइनस 1। प्लीज मेमोराइज ऑल दिस थ्री रिलेशन, ओके, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। अब डेल यू बाई डब्ल्यू हमें पता है, अब W के जगह पर होता है P डेल V, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो ये लिख दिया। सो डेल यू वो पूछ रहा था, तो सीधा सीधा ये आंसर बन गया। इसमें हम लोग NCV डेल्टा T नहीं लगा पाए क्योंकि गैस का नेचर नहीं मालूम था, CV नहीं मालूम था। ठीक है, चलो 25 पे आ जाओ। इन एन एनर्जी रिसाइकलिंग प्रोसेस X ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री बिकम्स वाटर एट 100 डिग्री, विच कन्वर्ट्स, मतलब X ग्राम ऑफ स्टीम सिर्फ और सिर्फ वाटर में कन्वर्ट हुआ,
तो यहाँ देखो x ग्राम स्टीम कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 100 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये एनर्जी रिलीज ही तो करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ml। तो m के जगह पर हो गया x ग्राम, l के जगह पर होता है 540, तो x इंटू 540, ठीक है, x इंटू 540। क्लियर हुआ? ओके। दूसरा तरफ कह रहा है विच कन्वर्ट्स y ग्राम ऑफ आइस एट 0 इंटू वाटर एट 100। तो y ग्राम ऑफ आइस पहले तो मेल्ट होगा, आइस पहले, अगर ये आइस है उससे वो किस में बनेगा, तो वाटर में बनेगा 0 डिग्री पर ही। फिर वो वाटर का टेम्परेचर कहाँ पर पहुँचेगा, 100 डिग्री पर। तो इसमें तो दो प्रोसेस है, इसमें ml भी है और इसमें ms डेल्टा t भी है। समझ में पाता है? तो इसमें ml ये हो गया, देखो y ग्राम इंटू l हो गया 80 इंटू प्लस प्लस ms डेल्टा t। अब ये जितना एनर्जी इसको चाहिए उतना ही एनर्जी वहाँ से रिलीज हुआ होगा। समझ रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज, तो दोनों को इक्वेट कर दिए एंड वी गॉट द आंसर। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। 25 नंबर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज़ इसको एक दो बार और कर लेना। Question number 26. Two rods of length D1 and D2, coefficient of thermal conductivity K1 and K2 are kept in contact with each other, equivalent thermal conductivity. End to end जब भी वो कहता है, end to end कहने का क्या मतलब है? end to end कहने का मतलब है कि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो सीधा सीधा K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ठीक है। चलो, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स इज 5:4। द टू रॉड्स ऑफ सेम एरिया, एरिया सेम है और हैव सेम थर्मल रेसिस्टेंस। अब यहीं पर है, अब थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो L बाई के ए। थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है, L बाई के ए। तो दोनों का थर्मल रेसिस्टेंस अगर सेम है तो R1 इक्वल्स टू R2, तो L1 बाई के वन A1, L2 बाई के टू A2। दोनों को उसने बोल ही रखा है कि एरिया सेम है, एरिया सेम है। सो A1 बाई A2 को A1 A2 को काट ही देंगे। तो L1 बाई L2 वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ लेंथ, तो K1 बाई K2 इंटू A1 बाई A2, तो K1 बाई K2 उसने 5/4 दिया हुआ है, सो इट इज़ द आंसर। ठीक है, चलो 28। अ गैस एट NTP इज सडनली कॉम्प्रेस्ड। सडनली कॉम्प्रेस्ड कहने का मतलब ही होता है कि द प्रोसेस इज एडियाबेटिक टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो प्रोसेस जैसे ये एडियाबेटिक हो गया और प्रेशर वॉल्यूम का बात कर रहा है, तो पी वी रेस्ट पर गामा लगा सकते हो। तो यानी आप कह सकते हो कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेस्ट पर गामा। सो P2 बाई P1 आप डेफिनेटली लिख सकते हैं V1 बाई V2। P2 बाई P1 तो V1 बाई V2 रेस्ट पर गामा। अब ये गामा दिया हुआ है 3/2, यहाँ पर रख दे। V1 की जगह V, V2 की जगह पर क्या बोला था 1/4, तो V/4 कर दिया। ये सीधा सॉल्व करोगे, V कटेगा, 4 ऊपर जाएगा, 4:3/2, तो ये बन गया 8। और P1 के जगह पर उसने एट NTP बोला था, इसलिए 1 ले लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के दो। 29। द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ अ डायएटॉमिक गैस एडियाबेटिक प्रोसेस। तो प्रेशर एंड डेंसिटी, फिर से देखो इस रिलेशन को भी, तो P V रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम को हम लोग मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं। तो मास तो कांस्टेंट, तो बाय डेंसिटी यानी इसी को हम लोग बोल सकते हैं P बाय रो रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। ठीक है, तो P बाय रो रेज टू पावर गामा यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी P क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो रेज टू पावर गामा। तो P2 बाई P1 रो 2 बाई रो 1 डायरेक्टली ये रिलेटेड है, इसीलिए ये रिलेशन ऐसा बना। ठीक है, अब रो 2 बाई रो 1 ये दिया हुआ है D डैश बाई D के टर्म्स में 32, और गामा दिया हुआ है 7/5, तो 32 रेज टू पावर 7/5, 32 को 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हो, तो द आंसर इज 128। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ 30 पे। एडियाबेटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस, एडियाबेटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, गामा P। और आइसोथर्मल कितना होता है, तो P। बहुत बार याद करवाया है, याद करके रखना ही चाहिए। साउंड वाले चैप्टर में भी करवाया, थर्मोडायनेमिक्स में भी करवाया, रिवीजन में भी करवाया, कितने बार करवाऊँ। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मालूम है, तो इस हिसाब से दोनों का अगर रेशियो ले लो, बी एडियाबेटिक बाय बी आइसोथर्मल, तो P कटेगा तो क्या होगा, गामा। तो बी एडियाबेटिक को हम लोग बोल सकते हैं गामा टाइम्स बी आइसोथर्मल। समझ में आता है? तो इस हिसाब से बी आइसोथर्मल को क्या बोलोगे, तो बी एडियाबेटिक बाय गामा। तो बी एडियाबेटिक दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁵ बाई गामा दिया हुआ है 1.4, सो सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आना चाहिए हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 पे। अ गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू 50
from volume 10 to 4, एनर्जी ऑफ 100 इज देन एडेड टू द गैस। तो अब देखो एनर्जी को अगर ऐड किया है तो यानी Q जो है Q क्या हो गया +100। अब वर्क अगर निकालो तो वर्क देखो वॉल्यूम तो घट रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क तो पक्का होगा नेगेटिव, तो P डेल V ही लगाएंगे, लेकिन वर्क कितना आ गया देखो -300 क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है। तो वर्क पता है, Q पता है, डेल यू हमें निकालना है, Q माइनस W कर दिया एंड द आंसर वी गॉट डेल यू इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। चलो 32 पे आ जाओ। A thermodynamic system is taken through the cycle PQRSP process. The net work done by the system is, तो PQRSP प्रोसेस को देखो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस में वर्क डन निगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो वर्क डन निगेटिव होगा तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, इसी दो में से कोई एक होगा। बाकी एरिया निकाल दो, साइक्लिक प्रोसेस है, एरिया निकाल दो जो आंसर आ जाए, ठीक है। तो -20 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाला लेंथ को चेक करो 100 से 300 आ गया, तो यानी ये हो गया लेंथ 200, ठीक है। सीसी दिया मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब होता है 10⁻⁻6, यानी ये हो गया 200 इंटू 10⁻⁻6। और ये वाला को देखो वर्टिकल हाइट को 100 से 200 है, यानी डिफरेंस हो गया 100 किलो है, यानी 10⁻3, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड में ये डायग्राम में दिखा भी रखा है, ओके। अब बस एरिया को निकालना है, हो जाएगा। 33 को देखो, 3 identical rods A, B and C of equal length and equal diameters are joined in series as shown. Their thermal conductivities are this. ये क्वेश्चन टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि एक तो इसमें 2 क्रॉस सेक्शन का पूछ लिया और इस पूरे रॉड में एक से ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटीज दे दिया। तो एक से ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटीज अगर कभी भी दे दे तो इसको जो है आप लोग वो रेट ऑफ कंडक्शन जो था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर KA/L डेल्टा T, अगर उसके थ्रू करना चाहो कि यहाँ से जितना हीट जाएगा उतना ही यहाँ से भी जाएगा, उतना ही यहाँ से भी जाएगा, तो 3 इक्वेशन बन जाएगा और 3 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, तो इसको करंट टाइप से सॉल्व करना चाहिए। करंट मतलब इन तीनों का थर्मल रेसिस्टेंस निकाल दो। तो तीनों का थर्मल रेसिस्टेंस में मिडिल वाले में देखो K दिया हुआ है, तो मिडिल वाले का पहले रेसिस्टेंस लिखो R2, तो L/K उसको R मान लो। अब पहला वाला को देखो, फर्स्ट वाला में R दिया हुआ है 2K, तो अगर यहाँ पर R1 के यहाँ पर 2K है तो यानी ये कंपैरेटिवली R/2 है, ठीक है, क्योंकि L/Ka को तुमने R मान लिया तो यहाँ बाई 2 है तो R/2। इसी तरीके से R3 को भी निकाल दो, यहाँ 0.5 आ गया तो ये 2R हो गया। अब इसको जो है वो जैसा रेसिस्टेंस वाला डायग्राम बनाते हो वैसा सीरीज टाइप का ये बना लिया। अब R इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया, सीरीज में था, तीनों को ऐड कर दिया, निकल गया ये यहाँ तक। अब बात ये है कि यहाँ पर से वही करंट जाएगा जो टोटल में करंट है, तो पहले इस जगह से लेकर के लास्ट 0 तक तो टोटल का करंट लिख देते एक साथ। तो हीट करंट तो डेल्टा T 100 - 0 लिखा है, 100 यहाँ का 0 यहाँ का बाय R इक्विवेलेंट, सीधा सीधा टोटल लिख दिया इक्वल टू। अब ये पहला सेक्शन में भी वही सेम करंट है हीट करंट, तो उसके लिए 100 - T1 क्या, 100 यहाँ का और T1 यहाँ का, तो 100 - T1 बाय इस पहले वाला रेसिस्टेंस यानी R1। अब इसको सॉल्व करने से सिर्फ पूरे में T1 ही अननोन है, सो ये फिर भी रिलेटिवली इजियर वे में निकल गया। तो मैंने बस T1 निकाला, T1 मैच कर गया, एक ही ऑप्शन में था, इसलिए T2 को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन ही था आंसर। अगर T2 निकालने जाओगे तो T2 को भी ऐसे 100 - 0 बाय R इक्वलेंट, ये जो इक्वेशन लिखा है हमने ये वाला लिखो, इक्वल टू करना ये जो लास्ट वाला तुम्हें दिख रहा है, लास्ट वाला जो रेसिस्टेंस है, तो T2 - 0 बाय 2R कर देना यानी R3, बस वहाँ से निकल जाएगा। चलो 34 को देखते हैं। Which of the following graph correctly represents the variation of this with P for an ideal gas at constant temperature? तो at constant temperature कहने का मतलब हो गया the process is what? Isothermal। तो isothermal process में क्या कांस्टेंट होता है, यहाँ पर देखो 34 का सॉल्यूशन। isothermal process में PV होता है कांस्टेंट। अब इस PV को हम लोग पहले, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ये डिफरेंशियल फॉर्म का यूज किया हुआ dV/dP, तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो P इंटू dV/dx प्लस V इंटू dP/dx इक्वल टू 0, नीचे से dx को हटा दिया, सो P dV प्लस V dP इक्वल्स टू 0। क्लियर, सेकेंड लाइन।
सो मैथमेटिक्स को साथ साथ में समझते रहना। तो पी डी वी इक्वल टू प्लस वी डी पी को माइनस वी टी पी बना दिया राइट साइड ले जाके, ठीक है। अब क्या करना है कि अपने क्वेश्चन में देखो डी वी बाई डी पी दिया हुआ है, तो डी वी बाई डी पी को एक साथ करो। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में डी वी है, राइट साइड में डी पी है, तो डी वी बाई डी पी पहले एक तरफ लाया, डी वी बाई डी पी। उसके अलावा आप देखो डिवाइड बाई वी भी है क्वेश्चन में, तो वी को भी लेफ्ट में ले आए, तो इसलिए माइनस वन बाई वी आ गया। नहीं समझे तुम लोग बात? यहाँ पर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। तो पहले हम लोग डी वी बाई डी पी लिखा, ये बन गया माइनस वी बाई पी। अब फिर से इस v को भी लेफ्ट में ले आओ नीचे, तो ये v आ गया वन बाई वी और माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस वन बाई वी डी वी बाई डी पी, ये हो गया वन बाई पी, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा दिया हुआ था बीटा जो है वो माइनस वन बाई वी डी वी बाई डी पी है। अब इसका मतलब ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसी को उसने बीटा लिखा है, तो यानी बीटा इक्वल्स टू वन बाई पी है। तो बीटा और पी का रिलेशन क्या हो गया? इन्वर्सली। तो बीटा और पी का रिलेशन अगर इन्वर्सली हुआ तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो 35, अ साइक्लिक प्रोसेस ABCD इज शोन इन द फिगर, PV डायग्राम है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस। पहले हम लोग देखते हैं AB को। क्या समझ रहे हो AB से? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, साथ ही साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे में वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कौन सा वाला कर्व हो सकता है? तो अपना ये ओके, अब हमें पीटी बनाना है, सॉरी वीटी बनाना ही नहीं है। ओके इसको भूल जाओ, हमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व बनाना है। तो पहला अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट ही रह गया, बस टेम्परेचर बढ़ना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। यस, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम बढ़ा था इसलिए टेम्परेचर बढ़ा। अब देखो BC पर, BC हो गया अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर देखो आप यहाँ से B से C तक में वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो देखो यहाँ पर B से C में प्रेशर घट रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। फिर CD को देखो, CD में वॉल्यूम अपना कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। अब CD में अपना CD का बात कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो ऐसे में बताओ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बनेगा। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो CD C से D के तरफ जाना चाहिए, जिसको अगर हम लोग बढ़ाएं तो ये ऑरिजिन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। CD भी मैच कर गया। अब आ जाओ DA पर, तो DA में ये अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है और वॉल्यूम अगर माइनस हो रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे 36 में, अ रिवर्सिबल साइकिल ऑफ अ गैस रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रेशर वॉल्यूम कर्व इज शोन इन द फिगर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया ABCD, एरिया ABCD जो है वो एक क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन बाय या वर्क डन ऑन, ऑब्वियसली ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो इट इज बाय द सिस्टम, तो ये ऑन द गैस में ये गलत हो गया, ठीक है। एरिया ABCD इक्वल्स टू नेट हीट एडेड, साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसमें Q इक्वल्स टू W है, W पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली Q भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव हीट कहने का मतलब हो गया कि हीट इज एडेड टू द सिस्टम, सो सेकेंड वाला करेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन साइकिल इज जीरो, ऑब्वियसली चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो इन अ साइक्लिक प्रोसेस, सो 2 और 3 दोनों ही करेक्ट है। 37 पे आ जाओ, फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन अ गैस एज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर ये पूरा का पूरा ऐसा करके है एंटी क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा U तो जीरो होगा, उसी को ये लोग डेल्टा E भी लिखते हैं, बट ये तो पहला तो करेक्ट है, ये यहाँ भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब अगर इसमें देखें तो QW होता है, Q और W इक्वल, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये तो होगा निगेटिव, तो Q निगेटिव मतलब क्या हो गया, इट इज लेस देन जीरो, यानी इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो Q लेस देन जीरो। तो 38 में देखना है, कंसिडर द प्रोसेस शोन इन द फिगर, ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क डन बाय द गैस बाय द सिस्टम। तो वर्क डन PV में देखो तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, इनिशियल पॉइंट से पहले प्रोजेक्शन डालो,
फाइनल पॉइंट से भी प्रोजेक्शन डाल दो और फिर इसके मिडिल में हर पॉइंट से प्रोजेक्शन डालो, अगले पॉइंट से अगले पॉइंट से। देखो एरिया बढ़ रहा है या नहीं, एरिया बढ़ रहा है, 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 एरिया बढ़ रहा है। सो कहीं से भी प्रोजेक्शन अगर डाल रहे हैं तो एरिया बढ़े ही जा रहा है, तो मतलब वर्क डन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An ideal gas mixture filled inside a balloon expands according to the relation this. The temperature. अब देखो ये जो हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ के रखा है ये उससे रिलेटेड है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता था, ये जो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ हमने आपको सिखाया उसमें ये वाला कर्व था जब प्रेशर कांस्टेंट था, ये वाला कर्व था जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, यानी इसमें x का वैल्यू 1 था, x इक्वल टू 1। याद है ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पी वी रेस्ट पर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। और ये वाला जो प्रोसेस था ये था, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट और x का वैल्यू इन्फानाइट। तो अगर कोई भी प्रोसेस में पी वी रेस्ट पर x हो जिसमें x का वैल्यू 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा होने का मतलब ये यहाँ आएगा, और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो वो यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो आइसोथर्मल कर्व के ऊपर या आइसोथर्मल कर्व के नीचे ऐसा बनता है। अब अगर कोई भी कर्व आइसोथर्मल कर्व के ऊपर है, जैसे अब नीचे वाले में देखो ये है तुम्हारा आइसोथर्मल कर्व, ठीक है, इसमें तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर 2/3 पावर होने का मतलब है कि गिवन कर्व इज अबव द आइसोथर्मल कर्व। सो इस पर्टिकुलर कर्व में बताओ तो क्या होना चाहिए, तो इसमें टेम्परेचर विल इंक्रीज। अगर यहीं पर मान लो पी वी रेस टू पावर 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलता, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू मोर होता, तो x का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि वो वाला कर्व यहाँ बनता, ये बनता पी वी रेस्ट पावर 3 के लिए। तब ये अगर कॉन्स्टेंट तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता। तो अगर कोई भी कर्व आइसोथर्मल कर्व के ऊपर है तो इसका मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसके नीचे होने पर मतलब उसका टेम्परेचर घट रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताओ टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं 40 पे। द थर्मोडायनामिक वेरिएबल ऑफ अ जार फिल्ड विथ गैस ए is PVT and jar B 2PV/4 and 2T. The ratio of number of molecules, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले या नंबर ऑफ मोल्स बोले बात एक ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को n इक्वल्स टू PV/RT लिखेंगे, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिखना है तो PV/KT लिखेंगे। तो जो स्मॉल n का रेशियो बनेगा वही कैपिटल N का भी रेशियो बनेगा, समझ आ रहा है। तो इसीलिए ये P1/P2 V1/V2 ये तुम लोग कर सकते हो दोनों गैस के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने आपको अगेन रिवीजन में भी समझाया था कि अगर कभी भी आपको ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का अगर ग्राफ दे दे तो इसका जो एरिया होता है, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ का अगर मैं एरिया देखूं तो ये वाला जैसे एरिया बना, ऊपर वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वाला जैसे एरिया बना, तो ये जो एरिया ऑफ ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ होता है ये टोटल इमिसिव पावर को बताता है। तो टोटल इमिसिव पावर जो एरिया के बराबर है वो सिग्मा इंटू टी रेस्ट पर 4 होता है, स्टीफेंस लॉ। ठीक है, सो एरिया का रेशियो बोलूं चाहे इमिसिव पावर का रेशियो बोलूं, वो टेम्परेचर के रेशियो पावर 4 पर है। ठीक है, सो ई एट टेम्परेचर टी जो ऊपर वाला है, ई एट टेम्परेचर 2000 जो नीचे वाला है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 16 एरिया का रेशियो। तो सामने में T/2000, बस ये निकाल दो। ठीक है, चलो 42 पे आते हैं। अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 इन 3 प्रोसेसेस। UA, UB, UC, UD represent internal energy of the gas A at ABCD. Then which of the following is not correct? अब नॉट करेक्ट पे अगर जाना है तो देखो जब आइसोथर्मल वाला जो प्रोसेस है ये वाला, तो UA इक्वल्स टू UC क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बाकी जो ऊपर है आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में तुम लोग बताओ मुझे, आइसोबैरिक प्रोसेस में यहाँ से यहाँ जाएंगे, आइसोथर्मल के ऊपर है तो इसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली UB इज ग्रेटर देन UA, है ना, UB इज ग्रेटर देन UA। और तीसरा वाला जो है जो एडियाबेटिक है वो आइसोथर्मल के नीचे है तो इसमें टेम्परेचर घटेगा, यानी UD इज लेस देन UA। तो
अपने ऑप्शंस में से मिलो, यू बी माइनस यू ए, तो यू बी इज ग्रेटर देन यू ए, तो यू बी माइनस यू ए इज करेक्ट, इट इज मोर देन जीरो। यू सी माइनस यू ए करेक्ट है, यू डी माइनस यू ए, यू डी इज लेस, इसलिए ये भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है यू बी इक्वल टू यू सी इक्वल टू यू डी, तो तीनों पॉइंट का थर्मल एनर्जी बराबर नहीं है, तो इसलिए ये अपना ऑप्शन है, हमें रॉन्ग ही तो ढूंढना था। Now 43. At constant pressure, how much fraction of heat supplied to gas is converted into mechanical work? सीधा सीधा बोल रहा है, तो W by Q, यही हो गया आंसर। बाकी मैं आपको ये तीनों रिलेशन को फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लो। आइसोबैरिक प्रोसेस में ये जरूरी है कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है। चलिए 44 पे आ जाते हैं। 44 पे 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू दिस पर्टिकुलर साइकिल ABCDA। अब उसमें मैच करना है। मैंने यहाँ पर राइट साइड में डिटेलिंग करके रखा है। पहले प्रोसेस ए बी को हम लोग देख लेते हैं। ए बी को मैं यहाँ डिटेलिंग में समझाऊँ। ए बी में बताओ क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर? यस, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? यस, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, घट रहा है। अगर वॉल्यूम घट रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? तो वैसे हम टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वॉल्यूम विल डिक्रीज, सो टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीज। ये अब समझ में आया ए बी में। अब टेम्परेचर घट रहा है इसलिए इंटरनल एनर्जी भी घटेगा, वॉल्यूम घट रहा है इसलिए वर्क डन इज नेगेटिव। अब Q होता है, Q जो हम लोग लिखते हैं, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U लिखते हैं, जिसमें से W भी निगेटिव है और डेल्टा U भी निगेटिव है, क्योंकि U डिक्रीज कर रहा है। तो जब ये भी निगेटिव, तो दोनों को ऐड करेंगे तो Q भी क्या रहेगा? नेगेटिव, इसलिए Q भी हमने क्या लिखा? नेगेटिव, ठीक है। अब इस हिसाब से ए बी को कहाँ कहाँ से मैच करवा सकते हैं, तो ए बी में देखो पहला ऑप्शन P के साथ ले गए तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, यस P के साथ मैच कर रहा है। दूसरा R के साथ में देखो R, हीट इज लॉस्ट, क्यों? क्योंकि Q नेगेटिव है। अब T के साथ में देखो वर्क इज डन ऑन द गैस, यस W भी नेगेटिव है। तो इस हिसाब से हम लोग ए बी को मैच करवाए। अब ऐसे बी सी पर सोचो। अब बी सी में B से C तक ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। अब BC में हमारा वॉल्यूम है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब प्रेशर हो रहा है डिक्रीज, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज। तो BC में देखो प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। समझ में बात आया? ये सबको क्लियर हो गया। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसमें भी इंटरनल एनर्जी घटेगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो वर्क डन जीरो। अब हीट का बात करें तो वर्क डन जब जीरो होगा तो Q डेल्टा U के बराबर होगा। अब डेल्टा U है नेगेटिव, इसलिए Q भी हो गया नेगेटिव। इसीलिए BC को मैच करवाए P और R से। P जिसमें इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बोल रहा है और R मतलब जिसमें हीट लॉस बोल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब CD को भी देखो। CD में अगेन देखो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट पर खुद से ये मैंने लिख रखा है, मैच करो खुद से। DA में बात करो तो DA में क्या है, ये देखो DA इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो DA प्रोसेस में अगर आइसोथर्मल है तो इसमें टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, है ना। तो टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, तो अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम देखो घट रहा है D से A में, तो वॉल्यूम घटेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, समझा। तो वॉल्यूम के घटने का मतलब हो गया वर्क डन नेगेटिव। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी डेल्टा U जीरो हो गया। और Q, इस प्रोसेस में Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? W, क्योंकि डेल्टा U है नहीं। अब W नेगेटिव है इसलिए Q भी नेगेटिव है, इसलिए इसको RT से मैच करवाया, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक दो बार और ट्राई करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज T एंड सोलर कांस्टेंट इज S। द सन, ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। सोलर कांस्टेंट जो होता है वो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर, टेम्परेचर ऑफ सन पे पावर 4 बाय रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन से अर्थ, इसका स्क्वायर। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये टेम्परेचर के साथ रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली ये रिवीजन में भी समझाया है। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। अगर कुछ भी डाउट ऐसा बनता है और भी तो वेलकम हो, सबके सब आओ और पूछ लो डायरेक्टली।